आप सब स्वस्थ है, मस्त है। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर कैसी है पार्लियामेंट में। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है वो आइडेंटिकल है बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा में, दोनों में आइडेंटिकल है, मतलब सिमिलर प्रोसीजर फॉलो होता बोथ द हाउस में, ठीक है, और सेम स्टेज में पास होता बोथ द हाउस में। अब यहाँ पर बताता है कि जो बिल है, बिल को क्या करते हैं, बिल ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मेन क्या है, बिल को जब हम लोग पास कर देते हैं तो एक लॉ, एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिल कितना तरह का है, 3 तरह का बताया गया है। देखिए, ऑर्डिनरी बिल है, फाइनेंशियल बिल है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बताता है कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, जो गवर्नमेंट बिल है एंड प्राइवेट मेंबर बिल है वो सेम है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट बिल क्या है। देखिए, जो बिल मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते पार्लियामेंट में उसको गवर्नमेंट बिल बोलते हैं, और जो बिल को मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करते हैं उसे प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। अब हमें तो डिफरेंस मालूम है मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है। मिनिस्टर्स वो है जो मेंबर ऑफ कुछ चुनिंदा मेंबर को, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को मिनिस्टर्स बनाया जाता है बाय प्रेसिडेंट द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, वो सारे को मिनिस्टर बोलते हैं। तो जो गवर्नमेंट बिल को कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ मिनिस्टर। या तो दूसरे शब्द में हम लोग ये बोल सकते हैं जो कि मिनिस्टर्स जो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं उसे गवर्नमेंट बिल बोलते हैं, और जो बिल प्राइवेट मेंबर यानी कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करते हैं उसे हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताता है कि जो मनी बिल है, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। अदर बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन अदर हाउस, लेकिन जो अदर बिल है, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये सारे बिल कोई भी हाउस में हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अदर हो लोकसभा राज्यसभा, ठीक। अब यहाँ पर बताता है कि जो हर एक बिल है, हर ऑर्डिनरी बिल है वो 5 स्टेजेस से गुजरता है। 5 स्टेज क्या है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। ये है 3 रीडिंग एक हाउस में होगा, ये 3 रीडिंग को एक 3 स्टेज होगा। सेकंड क्या होगा, जो सेकंड हाउस में जाएगा बिल उसको जगह 4th रीडिंग बोलेंगे, एंड प्रेसिडेंट का जो सिग्नेचर होगा उसको 5th रीडिंग बोलेंगे। तो इस तरह 5 रीडिंग होता या फिर 5 स्टेजेस होता बिल, ठीक है। और जब उसके बाद जगह फाइनली बिल को नोटिफाई किया जाता और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता। अब हम देखेंगे जो स्टेजेस ऑफ द बिल है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसको हम लोग देखेंगे स्टेजेस ऑफ द बिल। अब देखिए, अब डिफरेंट स्टेज इन द पासिंग ऑफ द बिल एंड अदर देन द मनी बिल आर एज फॉलो। यहाँ पर बताता है कि जो अलग अलग डिफरेंट स्टेज है जो बिल का, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल का एक अलग रूल है, लेकिन मनी बिल को छोड़ के जो नॉर्मल बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये इनका प्रोसीजर डिफरेंट है। यहाँ पर बताता है कि फर्स्ट स्टेज क्या होगा। फर्स्ट स्टेज बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, फिर उसको डिस्कस करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि इस बिल का ये ऑब्जेक्टिव है, उसके स्टेटमेंट्स, उसका रीज़न, वो सारे को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि अगर कोई प्राइवेट मेंबर यानी कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कोई बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको 1 मंथ नोटिस देना पड़ेगा। 1 मंथ पहले नोटिस देना पड़ेगा कि मैं एक बिल इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट रीडिंग में पहला तो हम बता दिए, फर्स्ट रीडिंग में क्या, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, उसका डिस्कशन होगा, उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में पता करेंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, गैजेटर ऑफ इंडिया में पब्लिश करेंगे, और ये पब्लिशिंग इन द गैजेटर ऑफ इंडिया इज कंसिडर द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। फर्स्ट रीडिंग इसी को कंसिडर कर दिया जाता है। अब कुछ स्पेशल पावर है राज्यसभा का बिल को लेकर। अब यहाँ पर बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल कैरेक्टर इस्टेब्लिश किया। फेडरल यानी कि स्टेट और सेंटर को अपना हिसाब का एक पावर है, अपना अपना स्पेयर में एक डिफरेंट पावर है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का तहत राज्यसभा को 2 स्पेशल पावर है जो लोकसभा को नहीं है। ये क्या 2 स्पेशल पावर है, अंडर आर्टिकल 249 के तहत जो राज्यसभा होगा वो पार्लियामेंट को ये ऑथराइज कर सकता है, पार्लियामेंट को ये परमिशन दे सकता है कि आप स्टेट लिस्ट से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप लॉ बना सकते हैं। जनरली क्या होता है, स्टेट लिस्ट का जो भी सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट को है, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ बनाना है सेंटर को तो उसको परमिशन सिर्फ राज्यसभा ही दे सकता, ठीक है। राज्यसभा का परमिशन के तहत ही पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकता है स्टेट सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर बताता है कि और नेक्स्ट जो 2 स्पेशल पावर में, फर्स्ट पावर ये है, सेकंड पावर ये है कि राज्यसभा पार्लियामेंट को ये ऑथराइज कर सकता है या तो उनको ये डायरेक्शन दे सकता है कि आप नया एक ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करें।
एट प्रेजेंट हमारा 3 ऑल इंडिया सर्विस है, एक लोकसभा, एक ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, IPS और IRS। तो यहाँ पर राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है कि आप न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकते हैं, ये परमिशन देगा। अब देखते हैं सेकंड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग हमने पहले ही देख लिया। फर्स्ट रीडिंग क्या है, वो बिल को इंट्रोड्यूस करना, उसका ऑब्जेक्टिव और रीजन को डिस्कस करना, देन उनको गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करना, दैट कंस्टिट्यूट द फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या होगा, अब यहाँ पर सेकंड रीडिंग में जितना भी बिल का जो प्रिंसिपल है उस सबको डिस्कस किया जाएगा पूरे डिटेल में। और सेकंड रीडिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट क्या है, जनरल डिस्कशन होगा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बिल, जो भी बिल का प्रिंसिपल है उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होगा। अब उसके बाद जगह जनरल डिस्कशन के बाद पर्टिकुलर डिस्कशन होगा, दैट इज क्लॉज बाय क्लॉज, शेड्यूल बाय शेड्यूल, अमेंडमेंट बाय अमेंडमेंट, मतलब धीरे धीरे उसका एक अंदर भीतर घुसेंगे लाइन टू लाइन, उसको बोलेंगे सेकंड रीडिंग। अब उसके बाद सेकंड रीडिंग में जो 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट के बाद क्या करेंगे, बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास रेफर कर दिया जाएगा या तो ज्वाइंट कमेटी के पास, क्योंकि अब इनका रीडिंग हो गया, जो हाउस बिल को इंट्रोड्यूस करता है इनका सेकंड रीडिंग हो गया। अब ये सेलेक्ट कमेटी को देने के बाद मतलब ये है कि उनको बताएंगे हमारा हो गया कब, अब तुम इसको रीड करो, अगर इसमें से कुछ नया ऑब्जेक्शन मिलता है तो हमें रेफर करो। एक पर्पज से सेलेक्ट कमेटी या फिर ज्वाइंट कमेटी को दिया जाता है और उनको ये बताता है कि आप पर्टिकुलर टाइम या तो 30 दिन 20 दिन, ये पर्टिकुलर कोई भी टाइम दे देंगे, इस पीरियड के अंदर मुझे बिल में कुछ भी खामियां कमियां कुछ भी आप उसको हमें रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जाके बिल अंडरगोस ए लॉन्ग डिस्कशन क्लॉज बाय क्लॉज एंड में अंडरगोस सब्सटेंशियल चेंज। इसके बाद बिल क्या होता है, बहुत सारा डिस्कशन ओवर ए डिस्कशन जाता है, देन उसके बाद पता अगर ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस चाहिए तो चेंज करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब थर्ड रीडिंग देखते हैं। थर्ड रीडिंग को हम लोग जो फर्स्ट हाउस में फाइनल रीडिंग भी कंसिडर करते हैं, यानी कि जो हाउस इंट्रोड्यूस करता बिल को वो हाउस में फाइनल रीडिंग है थर्ड रीडिंग। और यहाँ पर एक मोर और लेस एक फॉर्मल अफेयर है और यहाँ पर मेन डिबेट क्या होता है कि क्या हमें बिल को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, क्या ये बिल प्रॉपर है एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट कर दे, ठीक है। थर्ड रीडिंग के बाद जाके ये बिल को वोटिंग के लिए सबमिट किया जाता हाउस में कि इसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। अगर एक्सेप्ट हो जाता तो फोर्थ रीडिंग में आ जाता। फोर्थ रीडिंग यानी कि सेकंड हाउस में वो सेंड किया जाता, सेकंड हाउस में भेजने को का प्रोसेस को हम लोग फोर्थ रीडिंग बोलते हैं। आप देखते हैं फोर्थ रीडिंग में आ जाइए, सेकंड हाउस दैट इज बिल इन द सेकंड हाउस आफ्टर द बिल हैज बीन पास बाय द वन हाउस इट हैज ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस। मतलब एक बिल है उसको फर्स्ट हाउस में पास होने के बाद सेकंड हाउस में भेज दिया जाता है। अब सेकंड हाउस में भी सेम प्रोसेस से जाएगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, मतलब डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, सब कुछ होगा, सेलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट कमेटी, उन सबको रेफर करा जाएगा। उसके बाद जाके उनके पास जो सेकंड हाउस है उनके पास 4 अल्टरनेटिव होता है। उस क्या 4 अल्टरनेटिव है, जैसा फर्स्ट हाउस भेजा ठीक वैसे ही ये भी पास कर दे, फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड अल्टरनेटिव क्या है, ये सेकंड हाउस क्या करेगा, कुछ अमेंडमेंट क्रिएट करेगा, बोलेगा ये चेंजेस कर दो, फिर इस अमेंडमेंट के तहत फर्स्ट हाउस को रिटर्न करेगा कि हमने ये अमेंडमेंट किया, आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोल के अमेंडमेंट करेगा। सेकंड अल्टरनेटिव ये है। थर्ड अल्टरनेटिव क्या होगा, सेकंड हाउस में भी ये बिल को रिजेक्ट ही कर दे, ठीक है। या फोर्थ अल्टरनेटिव क्या हो सकता, वो बिल को लेकर कोई एक्शन ही ना ले, वो बिल को ऐसी पेंडिंग छोड़ देगा। ये 4 अल्टरनेटिव है सेकंड हाउस के बाद। अब यहाँ पर क्या होता, अगर बताता है कि अगर बिल एज इट इज, अगर बिल सेकंड हाउस एज इट इज पास कर देता है जैसा फर्स्ट हाउस ने पास किया, तो बिल आगे जाकर एक लॉ बन जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसमें सिग्नेचर देगा, एक लॉ बन जाएगा। अगर बिल सेकंड हाउस पास नहीं करता या तो उसे पेंडिंग छोड़ देता तो क्या होगा, इस सच केस में एक डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। और डेडलॉक का भी सुलझाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डेडलॉक सुलझाने के लिए क्या करेंगे, ये प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को बुलाएगा, ठीक है। टू रिजॉल्व द डेडलॉक प्रेसिडेंट में समॉन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 108, यानी कि प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है अंडर आर्टिकल 108 का तहत, क्योंकि प्रेसिडेंट चाहेगा कि बिल का डेडलॉक क्लियर हो जाए। अब ज्वाइंट सिटिंग कौन प्रोसाइड करता है, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे,
ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग को। अब जॉइंट सिटिंग में क्या होगा कि अगर मेजोरिटी ऑफ द मेंबर और बिल का सपोर्ट में वोट करते हैं तो बिल को पास कर दिया जाएगा, बिल को पास मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद बिल को क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट के पास क्यों भेजा जाएगा, ताकि प्रेसिडेंट अपना फाइनल एसेंट दे, सिग्नेचर दे। लेकिन अभी भी प्रेसिडेंट के पास जाके अभी बिल पास नहीं हुआ। अब प्रेसिडेंट के पास भी कुछ ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है। आफ्टर बीइंग पास बाय द बिल बाय द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एदर सिंगल और जॉइंट सिटिंग, यानी कि ये बोलता है कि जो बिल है दोनों हाउस से पास होता है, इधर वो सिंगली पास करे या फिर जॉइंट सिटिंग आफ्टर डेडलॉक क्रिएट होने के बाद पास करे, तो बिल प्रेसिडेंट के पास सेंड किया जाता है उनका और उनका सिग्नेचर के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन क्या क्या है, वो अपना एसेंट दे सकता है, यानी कि अपना सिग्नेचर दे सकता, या फिर अपना सिग्नेचर नहीं दे सकता, विथहोल्ड हिज एसेंट कर सकता, या फिर वो अपना इस बिल को रिटर्न कर देगा, ये बोल के कि तुम इसमें कुछ रिकंसिडर करो, कुछ सुधार करो, जो सुधार ज़रूरत है, ऐसा बोल सकता। अब प्रेसिडेंट एसेंट इम्पॉर्टेंट है। अब बताता है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने अपना सिग्नेचर दे दिया एज इट इज़, तो बिल एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट विथहोल्ड कर देता अपना एसेंट को, तो बिल एंड हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट उस बिल को रिकंसिडर के लिए भेजता है और फिर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट क्या करेगा, उस बिल को सेम फिर से भेजेगा, मतलब बोथ द हाउस में कंसिडर करेगा प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन को, देन फिर से एज इट इज़ भेज देगा, तो प्रेसिडेंट इस बार एकदम बॉन्ड हो जाएगा, उनका पास ये लागू हो जाएगा कि वो बिल को सिग्नेचर दे, क्योंकि वो बोथ द हाउस कंसिडर कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते, सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नो टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट। यहाँ पर बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई टाइम लिमिट प्रेसिडेंट को नहीं दिया कि तुम 60 डेज या तो 30 डेज या तो 50 डेज के अंदर बिल को सिग्नेचर करो। ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, वो कभी भी सिग्नेचर कर सकते हैं, तो 1 साल लगा सकते हैं, तो 1 महीना भी लग सकता है। इस वजह से क्या होता है, समटाइम प्रेसिडेंट क्या करता, अपना सिग्नेचर नहीं देता और बिल को पेंडिंग छोड़ देता। ही मे कीप द बिल इन हिज ऑफिस विदाउट टेकिंग एनी एक्शन, कोई एक्शन बिना लिए रख सकता और इसको एक लॉ बनने से रोक सकता। जब वो प्रेसिडेंट साइन नहीं देगा तब कुछ नहीं होगा, वो एक्ट नहीं बन पाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका बाद इम्पॉर्टेंट है बजट क्या है। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर बजट बोल के कोई भी टर्म नहीं है। बजट तो जस्ट हम लोग बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा टर्म है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आप देखो तो समझ जाना ये बजट है। अब आर्टिकल 112 डील विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बताते हैं कि बजट क्या क्या कंसिडर कर, बजट में क्या होता। बजट में जितना भी एस्टिमेटेड रिसीव, जितने पैसा रिसीव होता, जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता, वो सारे बजट में होता। और यहाँ पर बजट 1 ईयर के लिए होता, दैट इज़ 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर बजट पार्लियामेंट में कैसे इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द बजट इन द लोकसभा, जब भी बजट को लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता, यहाँ पर बहुत सारा डिस्कस होता फॉर द डिमांड ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट। डिमांड्स एंड ग्रांट्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक मिनिस्टर है, वो अपना डिमांड रखेगा कि मैं अपना एरिया में एक पर्टिकुलर स्कीम लागू करने वाला हूँ, तो मुझे इतना पैसा चाहिए उस स्कीम को चलाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, तो अपना बहुत सारा ग्रांट्स डिमांड्स मांगेगा। तो इसको क्या करेंगे, लोकसभा पूरा कंसिडर करेंगे, पूरा पार्लियामेंट कंसिडर करेगा। उसके बाद उसको मे बी एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट लेवल रहेगा। लेकिन फर्स्ट लेवल क्या है, बहुत सारा डिमांड्स फॉर ग्रांट फॉर वेरियस मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट होगा। अब यहाँ पर है, ऑल ग्रांट वोटेड बाय द लोकसभा एंड एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया आर देन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल बिल कॉल्ड अप्रोप्रिएट बिल। ठीक, यहाँ पर बोलता है कि जो भी ग्रांट्स का लिए जो लोकसभा वोट करेंगे और जो भी एक्सपेंडिचर और चार्जेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव फंड रहेगा, जितना भी चार्ज होगा, चार्ज यानी कि जो मनी को चार्ज करेंगे, वो सारा अप्रोप्रिएशन बिल में प्रपोज किया जाएगा। नेक्स्ट जगह, अब यहाँ पर बताता है कि जो बजट था इनिशियली वो 2 तरह का था, रेलवे बजट था, एक जनरल बजट था। लेकिन 2017 में क्या हुआ कि जो रेलवे बजट है, विवेक देबरॉय कमेटी का तहत तो रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया, यानी कि एट प्रेजेंट ओनली 1 बजट है, दैट इज जनरल बजट। अब यहाँ पर देखते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, आर्टिकल 266 के तहत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या रहता है, जितने भी रिसिप्ट एंड क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, रिसिप्ट को क्रेडिट किया जाता और जो पेमेंट को डेबिट किया जाता। अब यहाँ पर बताता है कि
अभी इसको और थोड़ा रिफाइन वे में हम लोग को समझाया गया है कि जितना भी रेवेन्यू है गवर्नमेंट रिसीव करता वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहता, और जितने भी लोन्स गवर्नमेंट रेज करता वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहता। अब जितने भी पैसा गवर्नमेंट रिसीव करता ऑन द बिहाफ ऑफ लोन वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहता। अब और उसका आगे क्या, जितने भी लीगली ऑथराइज पेमेंट गवर्नमेंट जितने भी लीगली ऑथराइज पेमेंट करता वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहता। अब यहाँ पर बताता है कि कोई भी मनी 1 रुपया भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकल सकता विदाउट पार्लियामेंट्री लॉ। पार्लियामेंट्री लॉ का होना बहुत ज़रूरी है हर एक रुपीज़ के लिए। यहाँ से जो भी फंड रिसीव होगा या तो निकाला जाएगा कोई भी पर्पज़ के लिए, कोई भी यूसेस के लिए, या तो एक्सपेंस किया जाएगा, वो सारे लॉ के तहत ही होगा। अब यहाँ पर और एक फंड क्रिएट किया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 267 के तहत कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। हमने देखा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 का तहत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और 267 के तहत कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्रिएट किया। अब यहाँ पर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 ये ऑथराइज किया पार्लियामेंट को कि आप कभी भी कंटीजेंसी फंड ऑफ क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट क्या किया, एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 क्रिएट किया और ये फंड को प्रेसिडेंट का अंडर रख दिया, यानी कि प्रेसिडेंट के पास सोल अथॉरिटी है ये फंड को यूटिलाइज करे। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट कभी भी ये फंड को यूटिलाइज करे। जब भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कोई इमरजेंसी सिचुएशन आने वाला है, कोई आपदा आने वाली है, कोई विपत्ति आने वाली है, तो प्रेसिडेंट उस फंड को यूज़ कर सकता है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो लेकिन ये प्रेसिडेंट का अथॉरिटी का अंदर है और ये दिस फंड इज़ हेल्ड बाय फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का बिहाफ में फाइनेंशियल सेक्रेटरी हेल्प करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ कमिटीज़, ठीक है, कमिटीज़। उसके बाद फर्स्ट देखते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या है, उसके बाद हम लोग उसका कमिटीज़ देखेंगे। अब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में क्या होता है, अंडर आर्टिकल 266 जितने भी फंड अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी फंड गवर्नमेंट रिसीव करता तो उसको क्या है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया जाता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कौन सा फंड है, क्या फंड है ये फंड जनरली प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया, सेविंग बैंक अकाउंट है एंड रेमिटेंस फंड है, ठीक है। जो भी रेमिटेंस यानी बाहर कंट्री में जो भी पर्सन काम करते वो जो पैसा भेजते हैं वो रेमिटेंस है, प्रोविडेंट फंड है एंड सेविंग अकाउंट ऑफ इंडिया है। और ये फंड क्या है, एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा फंक्शन होता है। एग्जीक्यूटिव एक्शन यानी कि मिनिस्टर्स इसको अपना डिस्क्रिशन का हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब मिनिस्टर के अंडर होता। इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है। मतलब इसका मतलब आप ये समझिए लीजिए कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए क्या होता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल का नेसेसरी है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, यानी कि वहाँ से पैसा निकालना इतना ईजी नहीं है। लेकिन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसा निकालना बहुत ईजी है क्योंकि एग्जीक्यूटिव एक्शन का तहत चलता है और कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल का ज़रूरत नहीं होता। अब हम देखते हैं कमिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कमिटी क्या क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पर बताता है कि कमेटी ओवर ए पीरियड कुछ नया कमेटी क्रिएट किया जाता ताकि पार्लियामेंट्री फंक्शन में इजी हो, बहुत सारा सहूलियत तो इसीलिए कमेटी क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो भी कमेटी क्रिएट होता है मोस्टली वो स्पीकर का डायरेक्शन में रहता और मेनली मोस्ट ऑफ द कमेटी लोकसभा का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताता है कि 2 तरह का कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है या तो उसको एडहॉक कमेटी भी बोलते हैं। सॉरी एक स्टैंडिंग कमेटी और एक एडहॉक कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी वो कमेटी है जो हमेशा परमानेंट रहेगा, मतलब चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, मतलब वो एक बार क्रिएट कर दिया तो ये 5 साल 10 साल जो भी है एक पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगा, 5 साल के लिए। जनरली लोकसभा का टेन्योर कितना था, 5 ईयर, तो ये स्टैंडिंग कमेटी जनरली 5 ईयर के लिए कंटिन्यू रहता है। लेकिन एडहॉक कमेटी क्या है, वो एक स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं, मतलब एक ऐसा कमेटी है जो जब ज़रूरत हो तभी क्रिएट करेंगे, मतलब वो पर्टिकुलर वजह से क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए कोई मुसीबत आ गई, कोई डिसास्टर हो गया, तो हो सकता है एडहॉक कमेटी को क्रिएट करे वो सारी चीज़ को स्क्रूटनाइज करने के लिए। कोई भी सिचुएशन अब जब ज़रूरत होता तभी एडहॉक कमेटी को क्रिएट करते, बिना ज़रूरत के एडहॉक कमेटी को क्रिएट नहीं करते। अब देखते हैं कमेटी सिस्टम क्या क्या है। अब यहाँ पर कुछ कमिटीज़ को ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है इंटू 4 कैटेगरी: कमेटी ऑफ इंक्वायरी, कमेटी of scrutinized financial committee, committee of administrative character and committee dealing with provision of facility to the member। अब यहाँ पर बताता है
मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी फाइनेंशियल कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ में कितना है फाइनेंशियल कमेटी, कितना है, 3 तरह का, एस्टिमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है एंड कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। अब हम फर्स्ट देखते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है। पब्लिक अकाउंट कमेटी यहाँ पर बताता है कि ये फर्स्ट टाइम पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में सेटअप किया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का प्रोविजन के हिसाब से। अब एट प्रेजेंट ये बताता है कि जो 22 मेंबर है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, इंपॉर्टेंट है कितना मेंबर है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, 22 मेंबर, उसमें से जो 15 मेंबर लोकसभा से और 7 मेंबर राज्यसभा से हैं। अब यहाँ पर ये बताता है कि 1967 से ये कन्वेंशन डेवलप किया गया है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होगा वो जनरली ऑपोजिशन पार्टी से होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग बस हाँ का पब्लिक, यहाँ पर हम लोग देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब यहाँ पर बताता है कि जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 1964 में क्रिएट किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पहले हम लोग क्या पढ़े, पब्लिक अकाउंट कमेटी पिछला कमेटी था, अब क्या कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कंफ्यूज नहीं होना कमेटी में। अब यहाँ पर बताते हैं कि ये कमेटी में 22 मेंबर है, डेट इज़ 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। अब यहाँ पर बताता है कि 1993 में 17 मोर डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी को इस्टेब्लिश किया, 2004 में 7 मोर डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी को इस्टेब्लिश किया। इस तरह वक्त के साथ बहुत सारे कमेटी को इस्टेब्लिश किया, लेकिन एट प्रेजेंट देयर आर 24 कमेटी एग्जिस्ट करता। ठीक है, अब यहाँ पर बताता है कि जो मेंबर ऑफ द लोकसभा राज्यसभा सारे कमेटी में प्रेजेंट है, सिर्फ एक्सेप्ट 1 कमेटी डेट इज कॉल्ड एस्टिमेट कमेटी। अब ये एस्टिमेट कमेटी क्या है वो देखते हैं। अब यहाँ पर बताता है कि जो एस्टिमेट कमेटी को हम लोग ट्रेस कर सकते फाइनेंशियल कमेटी सेटअप इन 1921 को। 1921 का ब्रिटिश टाइम में जो स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी सेटअप कर रहे थे, एस्टिमेट कमेटी भी सिमिलरली वैसा ही है, तो हम लोग उससे ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी वो 1950 में क्रिएट किया गया, इसमें 30 मेंबर है और सभी के सभी लोकसभा से, राज्यसभा का कोई भी मेंबर एस्टिमेट कमेटी में नहीं है। अब यहाँ पर बताता है कि जो चेयरमैन, अब कमेटी तो अपॉइंट हो गया सारे कमेटी, अब चेयरमैन भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अब यहाँ बताता है कि जो चेयरमैन ऑफ ऑल कमेटी एक्सेप्ट जॉइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द एमपी, यानी कि जो सैलरी एंड अलाउंस कमेटी ऑफ एमपी को छोड़कर जितनी भी कमेटी है उसका चेयरमैन को जनरली स्पीकर अपॉइंट करता फ्रॉम अमॉन्ग इट्स कमेटी मेंबर ऑफ द कमेटी। मतलब कमेटी में जो जो मेंबर होगा उसी मेंबर में से एक पर्सन को उठा के क्या बना दिया जाएगा, चेयरमैन बना दिया जाएगा। अब यहाँ पर बताता है कि अगर मान लीजिए स्पीकर कोई कमेटी का मेंबर है तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ का एक्स ऑफिसर चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा कमेटी सिस्टम, बजट, सारी चीज़ और पार्लियामेंट्री जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये सारी चीज़ हमने इस लेक्चर में देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फंक्शंस है, क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट क्या इंटीग्रल है या इंडिपेंडेंट है, सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।